हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है दबाव समझौता दबाव। आप सोच रहे होंगे यह क्या है। दरअसल यह गांधी जी की रणनीति थी, विशिष्ट प्रकार की रणनीति। कब कब अपनाया गया इसको? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जब गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को अपना नेतृत्व प्रदान किया था, तो उन्होंने इस टैक्टिक्स को, अर्थात लड़ाई की, संघर्ष की इस रणनीति को अपनाया था। दबाव समझौता दबाव। अब ये जो स्वतंत्रता संघर्ष चला है, तो 1885 में संगठित रूप से कांग्रेस के, आप कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म से, मंच से यह शुरू किया गया। तो ऐसा नहीं है कि दबाव की राजनीति स्वतंत्रता संघर्ष में पहले नहीं थी। स्वतंत्रता संघर्ष का जो पहला फेज है, उदारवादी फेज, 1885 से 1905 तक, इसमें उदारवादियों ने, मॉडरेट्स ने भी दबाव की रणनीति अपनाई थी। और प्रेयर, पिटीशन या सभा का आयोजन करना कहीं ना कहीं यह दबाव बनाने का ही एक तरीका था ब्रिटिश सरकार पर। और उसके बाद आप देखते हैं 1885 से 1905 तक जब उदारवादी युग रहा, उसके बाद गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है। तो गरम दल का जब वर्चस्व रहा कांग्रेस पर, तो 1905 से 1915 के बीच यह फेज चलता है मोटे तौर पर। इस दौरान भी दबाव की राजनीति बनाई गई थी, जैसे स्वदेशी हो, बायकॉट हो, जो ये सब दबाव की राजनीति थी, जो गरम दल के नेताओं द्वारा अपनाया गया था। लेकिन गांधी जी की खास बात यह थी कि इन्होंने दबाव की इस राजनीति को तो जारी रखा, साथ साथ इन्होंने इस संघर्ष के इस तरीकों में एक नया कुछ अपना विशेष तरीका डाला, जिसको हम कह सकते हैं दबाव समझौता दबाव, जिसे कहा गया है गांधी का विशिष्ट प्रकार का एक ये स्ट्रेटजी था, विशिष्ट प्रकार की रणनीति। आइए इसको हम देखते हैं कि कैसे इस रणनीति के द्वारा उन्होंने अपने संघर्ष को, ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया। विभिन्न एग्जाम्पल्स के सहारे हम इसको समझेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं, शुरुआत होती है चंपारण सत्याग्रह से, जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य और अहिंसा पर आधारित यह जो तरीका अपनाया गांधी जी ने, यह नायाब तरीका, यह कहीं ना कहीं नैतिक रूप से ब्रिटिश शासक के ऊपर दबाव डालने का एक तरीका था। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें गांधी जी भी उसके एक सदस्य थे, जो इस बात की जांच करता कि किसानों को क्या क्या परेशानियां हैं और कैसे उनका शोषण हो रहा है। तो उस कमेटी का मेंबर बनना, और बाद में उस कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात लगभग सारी मांगे मान ली गई। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उन मांगों को मान लेना कहीं ना कहीं यह समझौतावादी दृष्टिकोण बतलाता है गांधी जी का। तो शुरू में दबाव और फिर समझौता। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया और मजदूरों को प्लेग बोनस के मुद्दे पर मजदूरों को अपना सहयोग दिया, और सहयोग भी इस रूप में कि वहां उन्होंने भूख हड़ताल की थी। तो यह उनका पहला भूख हड़ताल था। यह क्या था? एक प्रकार का दबाव था, दबाव की राजनीति थी। और बाद में मिल मालिकों ने, गांधी जी के इस स्पेशल टैक्टिक्स के बाद, मिल मालिकों ने मजदूरों की मांग को स्वीकार किया था। भले ही जितनी मांगे की गई थी उसको स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो मांगे मानी गई, गांधी जी ने उसको स्वीकारा, बल्कि मजदूरों को भी उन मांगों को जो मिल मालिक के द्वारा जो दिया गया उसको स्वीकार करने के लिए कहा। तो कहीं ना कहीं गांधी जी का यह समझौतावादी दृष्टिकोण था। तो फिर एक बार क्या देखते हैं हम? भूख हड़ताल, दबाव और मांगों को स्वीकार कर लेना, समझौतावादी दृष्टिकोण। तो अब तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, और फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने की बात की गांधी जी ने। लेकिन उसके बाद उन्होंने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया था। भले ही यह मांगे नहीं मानी गई, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने इसे कोई तवज्जो नहीं दिया, लेकिन 11 सूत्री मांगों को रखने के पीछे कहीं ना कहीं यह मंतव्य था कि इन मांगों को स्वीकार कर लिया जाए तो शायद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो शुरू करने की बात की गई थी, शायद वह शुरू नहीं होती। परंतु 11 सूत्री मांग जो उन्होंने प्रस्तुत किया,
यह कहीं ना कहीं उनके समझौतावादी दृष्टिकोण को बतलाता है। यह बात अलग है कि इन मांगों के प्रति ब्रिटिश सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई और अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। तो यह 11 सूत्री मांग समझौतावादी दृष्टिकोण का ही परिचायक है। तो एक बार फिर आपने देखा, यहाँ दबाव, पूर्ण स्वराज की घोषणा के पश्चात सविनय अवज्ञा सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने की बात, एक प्रेशर टैक्टिक्स, लेकिन इस प्रेशर टैक्टिक्स के साथ साथ एक समझौता करने का एक पहल जो उन्होंने 11 सूत्री मांग के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक बार पुनः समझौतावादी दृष्टिकोण को बतलाता है गांधी के। अब आइए आगे देखते हैं। 1930 में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंततः शुरू किया, क्योंकि उन्हें करना पड़ा, क्योंकि यह मांग न मानी गई, न इस पर कोई बातचीत हो सकी। तो 1930 में आंदोलन शुरू करना यह क्या था? यह ब्रिटिश शासन पर एक प्रकार का दबाव था। और 1931 में आप देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, निश्चित रूप से आप इससे वाकिफ होंगे। तो यह समझौता, यह पैक्ट इरविन के साथ करना, कुछ ब्रिटिश सरकार की बातों को मानना और कुछ ब्रिटिश सरकार से अपनी बातों को मनवाना, और इस प्रकार से पैक्ट, समझौता करना, यह क्या था? आंदोलन शुरू करना, दबाव, और पुनः गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा समझौता। तो दबाव और समझौता। अब आगे हम देखते हैं, कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी 1932 में, जिसके तहत जो दलितों को था वो सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी, परंतु गांधी जी ने उसका विरोध किया, बल्कि भूख हड़ताल भी की। और फाइनली अंबेडकर के साथ पुनः पैक्ट हुआ, अर्थात अंबेडकर के साथ समझौता हुआ, क्योंकि अंबेडकर की मांग के आधार पर ही दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात स्वीकार की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। लेकिन गांधी जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अनशन शुरू किया और फाइनली अंबेडकर के साथ उनका पुनः पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं, लेकिन रिजर्वेशन, आरक्षण देने की बात उन्होंने स्वीकार की, और तब पुनः पैक्ट हो पाया अंबेडकर के साथ। तो यह क्या था? यह समझौता था एक प्रकार का। तो आपने देखा, कम्युनल अवार्ड के लिए अनशन करना और पुनः अंबेडकर के साथ समझौता कर लेना। अब आगे देखिए क्या, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, आपको याद होगा, क्योंकि इसी के बाद शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। और व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार वर्ल्ड वॉर द्वितीय में भाग ले चुकी थी, शुरू कर चुकी थी जर्मनी के खिलाफ। तो चूंकि जर्मनी क्या था, जर्मनी कहीं ना कहीं सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति के साथ उसने लड़ाई शुरू की थी, और ब्रिटेन कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश को का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो गांधी जी को लगा, और चूंकि भारत के मर्जी के बगैर उस युद्ध में शामिल किया गया था, जो हमारे नेताओं को स्वीकार नहीं था, तो चूंकि भारतीयों को भारत के या भारतीय नेताओं के रजामंदी के खिलाफ द्वितीय युद्ध में शामिल किया गया था, इस बात का विरोध करना था, तो इसलिए सत्याग्रह शुरू किया गया। लेकिन सत्याग्रह इस रूप में, किस रूप में? व्यक्तिगत सत्याग्रह, सामूहिक सत्याग्रह नहीं, आंदोलन नहीं। तो सत्याग्रह शुरू करना, कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के निर्णय का विरोध करना, जो एक प्रकार का दबाव था। लेकिन चूंकि यह व्यक्तिगत था, अर्थात एक लोकतांत्रिक देश, एक जर्मनी जो सर्वसत्तावादी आप कह सकते हैं देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसके विरोध में लड़ रहा था ब्रिटेन, तो इसलिए यह सत्याग्रह इतना बड़ा और इतना विस्तृत नहीं होना चाहिए कि कहीं ब्रिटेन के इस प्रयास का में कहीं कोई खलल आए, तो इसलिए इसको व्यक्तिगत रखा गया। तो यह क्या है? सामूहिक नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं यह समझौतावादी दृष्टिकोण को बतलाता है, अर्थात सत्याग्रह का मतलब विरोध था, लेकिन यह सत्याग्रह व्यक्तिगत था, सामूहिक नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं यह एक प्रकार का समझौतावादी दृष्टिकोण था। क्योंकि नाजीवाद, फासीवाद निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए, मानवाधिकार के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा है। और चूंकि ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ लड़ाई कर रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इसलिए ब्रिटेन के इस प्रयास में ज्यादा खलल भी नहीं डालना था, इसलिए इसको व्यक्तिगत रखा गया, सामूहिक नहीं। यह कहीं ना कहीं गांधी के समझौतावादी दृष्टिकोण को बतलाता है। अब आगे देखते हैं, 1946-47 में विभाजन की बात चलने लगी थी, जब माउंटबेटन आया भारत, तो
विभाजन का उन्होंने शुरू से ही विरोध किया था, बल्कि उनका स्टेटमेंट था कि विभाजन मेरी लाश पर से होगा। यह बात आगे चलकर बदल गई जब उन्होंने परिस्थिति देखी और उन्होंने पाया कि विभाजन अगर नहीं होगा तो सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी थी। तो फाइनली उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो शुरू में तो वो काफी अपना दबाव का अपने प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे और विभाजन का विरोध कर रहे थे, लेकिन परिस्थिति बस बाद में उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो यहां तो उनका दबाव था कि नहीं, विभाजन नहीं होगा और नहीं उसको एक्सेप्ट करना है। बाद में उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, तो एक बार पुनः वो समझौतावादी हो गए। तो इस तरह से दबाव और समझौता, इन दोनों के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को आगे बढ़ाया और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, और अगर आपको कोई कमी आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।